वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, एल्जेब्राइक फैक्टराइजेशन। और आज हम देखेंगे इसमें कि एल्जेब्राइक फैक्टराइजेशन की जो टाइप्स हमने डिस्कस की थी, मैं उसको क्विकली रिकैप कर रहा हूँ और फिर हम इसकी पहली टाइप जो है फैक्टराइजेशन की उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो एल्जेब्राइक फैक्टराइजेशन के हमने मेनली 4 तरीके डिस्कस किए थे कि 4 तरीक़ों की एल्जेब्राइक फैक्टराइजेशन होती है, 4 मेथड से एल्जेब्राइक फैक्टराइजेशन की जाती है। उसमें सबसे पहला मेथड था वो था कॉमन फैक्टर्स मेथड, कि कॉमन फैक्टर्स ढूंढे जाएं और उसकी मदद से फैक्टर्स बनाए जाएं। ये सबसे पहला मेथड था। उसके बाद लेकिन मैंने ये भी कहा था कि यही मेन तरीका है एल्जेब्राइक फैक्टराइजेशन का। हम और भी मेथड सीखेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन का जो अल्टीमेट प्रोसेस है वो यही रहेगा, कॉमन फैक्टर्स। तो दूसरे मेथड मैंने डिस्कस किए थे, वो मैं जल्दी से बता रहा हूँ आपको। उसमें था ग्रुपिंग, और उसके बाद में फिर वही कॉमन फैक्टर मेथड करना है। तो एक स्टेज, एक स्टेप या एक प्रोसेस इसके अंदर ऐड हो गया। बेसिक मेथड अभी भी वही है, एक प्रोसेस इसमें हमने ऐड कर दिया। तीसरा जो तरीका था वो था एक प्रोसेस उसमें और ऐड हो गया, दैट वाज मिडिल टर्म पार्ट प्लस ग्रुपिंग एंड प्लस कॉमन फैक्टर्स। सो ये 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्टेज में हम कॉमन फैक्टर्स की मदद से फैक्टराइजेशन सीखेंगे और यही मेथड डोमिनेट करेगा हर एक के अंदर। लेकिन फिर कुछ सवाल हमारे सामने ऐसे भी आएंगे जिसके अंदर कि हम डायरेक्ट इस प्रोसेस को अप्लाई नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम ग्रुपिंग करके इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। फिर एक स्टेज ऐसी भी आएगी जिसके अंदर ग्रुपिंग भी पॉसिबल नहीं होगी, फिर वहाँ हम मिडिल टर्म पार्ट करेंगे, विच वी विल लर्न मिडिल टर्म पार्ट क्या है या मिडिल टर्म कौन सी होती है। फिर हम ग्रुपिंग करेंगे और फिर कॉमन फैक्टर्स करेंगे। तो ये प्रोसेस अपनी जगह वैसे ही रहेगा। चौथी टाइप जिसके अंदर अनलिमिटेड टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने बताया था, वो है फॉर्मूले। फॉर्मूलों को हम सबसे आखिर में पढ़ेंगे और तब हम ये देखेंगे कि फॉर्मूले जो हैं, हर सवाल को फिर हम फॉर्मूले से सीखेंगे। जितने भी पॉसिबल फॉर्मूले हो सकते हैं उन सब को हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 10 के लेवल पे आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले इस मेथड को सीख रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स की मदद से एल्जेब्राइक फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। ओके, सो एल्जेब्राइक फैक्टराइजेशन विद कॉमन फैक्टर्स मेथड। नाउ कॉमन फैक्टर्स के लिए जब भी आप फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कोई एक्सप्रेशन दी जाएगी। सबसे पहली बात, आपको गिवन क्या होगा याद रखिए। इन फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम सबसे पहली बात आपके पास जो गिवन सिचुएशन होगी वो होगी, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होगी। उसके अलावा नो लिमिट ऑफ टर्म्स। इसमें इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपके ऊपर टर्म्स की कोई पाबंदी नहीं कि कितनी टर्म्स पे ये प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा। उसमें 2 टर्म भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स की कोई रिस्ट्रिक्शन
नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप सवाल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसके अंदर सवाल को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टर्म्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं और गिवन एक्सप्रेशन होगी आपको। सो दिस इज़ व्हाट क्वेश्चन विल लुक लाइक। जो आपके पास सवाल आएगा तो उसमें ये सिचुएशन नज़र आएगी आपको। लेकिन जब आप प्रोसेस अप्लाई करने जाएंगे और आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको कॉमन फैक्टर्स मेथड अप्लाई करना है, तो फिर आप क्या करेंगे इस प्रोसेस में। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा। सो हम प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, जो करना चाहिए, जो कि अगर आप नहीं कर सके, आपको नहीं आता है, तो आप ये फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकेंगे। और पहला प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई ईच टर्म। इसको मैं यूँ भी लिख सकता था, फाइंड या डिसाइड या काउंट ऑल नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन मैं यहाँ इसके बजाय कह रहा हूँ कि आप हर एक टर्म को आइडेंटिफाई कर सकें कि इसमें कितनी टर्म्स हैं और कौन कौन सी टर्म्स हैं। दूसरे नंबर पर फिर जब आप ये कर लेंगे, फिर आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे फैक्टर्स इन ईच टर्म। फिर हर टर्म के, एक सिंगल टर्म के जो फैक्टर बन सकते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद में हम इस काबिल होंगे तीसरे स्टेप में कि हम कॉमन फैक्टर्स ले सकें। ठीक है, फाइंड कॉमन फैक्टर्स। सो 3 स्टेजेस में काम आपको करना है। बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जो आपके जहन में आप करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि वो पेपर पे आप कन्वर्ट नहीं करते, उनको पेपर पे शो नहीं करते। आपने तो कॉमन फैक्टर्स ही लेने हैं, कॉमन फैक्टर्स ढूंढने और उनको आपने अलग करके फैक्टर्स बनाने एक्सप्रेशन के। लेकिन इन चीज़ों को किए बगैर आप इस स्टेप तक नहीं पहुँच सकते। तो आज मैं कुछ छोटी छोटी सी एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कि ये प्रोसेस कैसे होगा। आई होप कि आपने प्रोसेस को नोट कर लिया होगा। मिसाल के तौर पे एक बहुत सिंपल सी मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, वो है ABC प्लस BCD प्लस CDE। ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें कुछ वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, कांस्टेंट भी इसके अंदर हैं, जो नज़र नहीं आ रहे हैं वो 1 है। एक्चुअली कोफिशिएंट भी 1 है और इनके एक्सपोनेंट्स भी 1 है। एक्सपोनेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने साइन तीनों के पॉजिटिव रखे हैं। तो पहला काम, फर्स्ट थिंग क्या करना है, आपने टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। पहला काम है कि टर्म्स कितनी हैं इस जगह पे। टर्म्स को पहचान करने का तरीका क्या बताया गया था कि किसी एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ प्लस या माइनस का साइन है, आप वहाँ से उसको सेपरेट कर लीजिए। तो एक ये प्लस का साइन है जो कि शो नहीं हुआ है, एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, तीसरी टर्म ये हो गई। कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं इसके अंदर। जब हम टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर हम हर एक टर्म को अलहदा अलहदा हैंडल करेंगे। पहले टर्म है ABC, दूसरी BCD, तीसरी CDE। दूसरा काम हमने क्या करना है, हर टर्म को फैक्टर्स ऑफ ईच टर्म, हर टर्म के फैक्टर्स बना लेने हैं। अब पहली टर्म है ABC। फैक्टर्स इसमें क्या होंगे ABC में, जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। देखिए ABC का क्या मतलब है, A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C।
इसके अंदर कितने फैक्टर्स हैं? 3 तो नज़र आ रहे हैं ABC। एक फैक्टर इसमें और भी है जो कि शो नहीं किया जा रहा है, वो भी बता देता हूँ आपको। वो है 1 जो इसका कोफिशिएंट है। तो एक्चुअली इस टर्म में 4 फैक्टर्स हैं, 1 A B एंड C। दूसरी टर्म है आपके पास BCD। इसमें कितने फैक्टर बनेंगे? 1 B C एंड D। और C D E के फैक्टर्स क्या होंगे? C डॉट D डॉट E और 1 भी आ जाएगा। इस तरह से ये चारों टर्म्स के हमने अगर फैक्टर्स को, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल सी एग्जांपल ली है तो इसके अंदर फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है। अब देखिए, जब हम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, क्योंकि 1 तो सब में मौजूद है और होता है, इसलिए 1 को हर जगह लिखा नहीं जाता, तो फैक्टर्स क्या हैं? A B C B C D C D E। 3 टर्म्स हैं। फैक्टर्स हमने ढूंढ लिए हैं, A फैक्टर है, B फैक्टर है, C फैक्टर है। इसमें B C एंड D है, इसमें C D एंड E है। अब सवाल ये उठता है कि तमाम टर्म्स में ये प्रोसेस के लिए टर्म्स की तादाद फिक्स नहीं है। जितनी भी टर्म्स हैं आपको तमाम टर्म्स पे ये प्रोसेस एट वंस अप्लाई करना है कि आपको सब में कॉमन फैक्टर ढूंढना है। फैक्टर्स मालूम है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। कौन सा फैक्टर है जो सब में मौजूद है? अगर इन दोनों में देखें क्या नजर आ रहा है? BC। इन दोनों में देखें CD। लेकिन सब में कौन सा फैक्टर मौजूद है जो कि तीनों टर्म्स का हिस्सा है? देखिए वो क्या है? ये वो फैक्टर है जो तमाम टर्म्स में इंडिविजुअली मौजूद है। ये कॉमन फैक्टर है। अब कॉमन फैक्टर के साथ क्या करेंगे? इसको हम कॉमन ले लेंगे। प्रोसेस जैसे होता है, मैं पहले आपको वो लिख के दिखा रहा हूँ। अब इस टर्म में से C जो है वो कॉमन फैक्टर जा चुका है, तो कौन से फैक्टर्स बच गए? AB। यहाँ क्या बचा? C तो कॉमन जा चुका है, BD। इसमें से C चला जाएगा तो क्या बचेगा? DE। साइन इसका प्लस है, इसका भी प्लस है, इसका भी। तीनों टर्म पॉजिटिव थी, हमने जो कॉमन लिया वो भी पॉजिटिव है। ये फैक्टर्स बन गए। खैर, अब मैं फैक्टर्स की काउंटिंग की तरफ जाने से पहले मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोसेस हुआ क्या है। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस? ये कैसे C हमने यहाँ लिख दिया और ये AB और BD और DE बन गया? हुआ क्या है ये टेकिंग कॉमन का जो प्रोसेस है ये है क्या? सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू सी। देखिए ये प्रोसेस क्या है। हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया। पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं, उसको दोबारा लिखेंगे। इस लाइन को हम दोबारा रीराइट करेंगे, लेकिन पहले हम प्रोसेस को समझ लेते हैं। जब हमने इसको कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया तो एक्चुअली हमें क्या करना है कि इन सब को C से डिवाइड कर देना है। कि इस बात को यूँ कह सकते हैं कि हम इन सब को C से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। किस तरह से? देखिए, मैं इसको सपोज लिखता हूँ C/C और ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन ABC BCD CDE C/C का क्या मतलब है? 1। इसका मतलब मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है। 1 से किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब क्या होगा? ये C से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, C से डिवाइड भी कर रहा हूँ। जो ये मल्टीप्लाई होने वाला C है इसको तो मैं बाहर ही रख रहा हूँ। इस C से मैं पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करने जा रहा हूँ। ये C बाहर आ गया, ये क्या हो गया? ABC प्लस BCD प्लस CDE अपॉन C। अब क्या होगा कि ये C जो है ये हर टर्म इस C पर डिवाइड होगी। अब सिंपल मैथ्स क्लास 4 वाला, ये C इस C से कट गया, ये C इस C से कट गया, ये C इस C से कट गया, तो बाकी क्या बचा? C AB यहाँ बचा,
बी डी, यहाँ बचा डी ई। ये वही फैक्टराइजेशन हो गई। और ये प्रोसेस एक्चुअली जो कि हम शो नहीं करते नॉर्मली, ये हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन ये सारे का सारा टेकिंग कॉमन का प्रोसेस है। लेकिन हमें अब क्या करना है, अब आइंदा जब हम करेंगे तो हम ये सारा प्रोसेस नहीं करेंगे, ये हमारे बैकअप माइंड होगा कि हमने इस चीज़ को कॉमन फैक्टर है उसी से मल्टीप्लाई किया, उससे ही डिवाइड किया। जो मल्टीप्लाई करने वाला नंबर है बाहर रखा, डिवाइड करने वाले से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आ गए। अब ये फैक्टर्स कितने बने हैं, अब हमें ये देखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल से आप लोगों को वजाहत कर दूं कि टेकिंग कॉमन या कॉमन फैक्टर्स का प्रोसेस होता क्या है। फिर उसके बाद में हम इसकी मुख्तलिफ मुश्किल एग्जाम्पल्स लेकर देखेंगे कि उसमें और क्या क्या कुछ हो सकता है। सी हमने कॉमन लिया, ए बी प्लस बी डी प्लस डी ई। अब ये एक्सप्रेशन थी, इसमें 3 टर्म्स थी। अब 2 बातें इसमें पैदा होती है कि इसमें फैक्टर्स कितने हैं और इसमें टर्म्स कितनी हैं। ये एक्सप्रेशन वही है, सिर्फ हमने इसकी शक्ल बदल दी है, इसका लिखने का तरीका बदल दिया है, ना इसकी किसी वैल्यू को चेंज किया है, ना कोई इसमें चीज़ ऐड की है, ना सब्ट्रैक्ट किया है। एवरीथिंग इज इंटैक्ट एज इट इज़। हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, ये सी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये सी इससे भी मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये सी इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो वापस क्या बनेगा, ए बी सी प्लस, तरतीब से लिखें तो बी सी डी, और तरतीब से लिखेंगे तो सी डी ई। लेकिन अगर तरतीब इनके आगे पीछे हो जाए तो इससे वैल्यू को फ़र्क नहीं पड़ता, वही चीज़ वापस आ जाएगी। इसका मतलब फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो हम गिवन एक्सप्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं करते, वो एक्सप्रेशन वैसी ही रहती है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया जाता है। सवाल ये कि इसमें कितने फैक्टर्स बने हैं। चूँकि हम फैक्टर्स बना रहे हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो देखिए इसमें एक ये है सी जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से। तो याद रखें जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे, जो पूरा ब्रैकेट है चाहे उसमें उसके अंदर कितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं, ये एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर सी है। तो इस एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर बने हैं, 2 फैक्टर बने हैं। फैक्टर नंबर 1 है सी और फैक्टर नंबर 2 है ये ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी डी प्लस डी ई, ये है दूसरा फैक्टर। एक फैक्टर और भी है, वो मैं बता चुका हूँ, वो है 1, जिसको हम कभी भी लिखते नहीं हैं। 1 हर फैक्टराइजेशन में शामिल होता है। जब भी फैक्टर्स की बात करें समझे 1 वहाँ मौजूद है, लेकिन उसे कहीं लिखा नहीं जाएगा और कहीं भी दिखाया नहीं जाएगा। सो ये 2 फैक्टर्स बन गए। सवाल ये कि अब यहाँ तो 3 टर्म्स थी, 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं। यहाँ पर इस वक्त इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो याद रखें अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी फैक्टर्स बन जाएंगे तो ये कितनी टर्म्स हैं, ये 1 टर्म है। जब फैक्टर्स बन जाते हैं और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में साथ लिखते हैं तो वो एक ही टर्म कहलाती है, ये एक ही टर्म है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अपने लेसन को, जो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इसको इस वक्त कंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे। हम अपने अगले लेसन में कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे और देखेंगे कि जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स के अंदर जब हम फैक्टर्स ढूंढते हैं ये टर्म्स कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो कुछ हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और बुनियादी मकसद हमारा होगा कि जो ये टर्म्स हैं, जैसे यहाँ ए बी सी और बी सी डी, इनको ढूंढना आसान था, लेकिन कुछ ऐसे सवालात भी हो सकते हैं जिसमें ये फैक्टर्स को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। हम उन एग्जाम्पल्स को करेंगे, फिर उसके बाद आपकी किताब की एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच।